हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन बिल की, जो कि है 2020 में के अकॉर्डिंग एक नया पास हुआ है जिसमें अमेंडमेंट हुई है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले ये सब वॉलंटरी टर्मिनेटिंग जो थी वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, बट इसके बाद कुछ स्पेशल टर्मिनेशन लॉ लाया गया 1971 में, जिसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक केस या स्पेशलाइजेशन और कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स को प्रेफर किया गया थ्रू मेडिकल डॉक्टर्स, जिसके अंदर अबॉर्शन को, वॉलंटरी अबॉर्शन को एक हम कह सकते हैं एक क्रिमिनल ऑफेंस से हटा के एक लीगल मैटर के फॉर्म में देखा गया है। इसके अलावा वेरियस कंडीशंस फॉर मेडिकल टर्मिनेशन, जिसके अंदर जैसे कि कोई इंजरी हो या मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ है, या फिर कोई ऐसे में हैपनिंग के थ्रू हुआ हो, तो उसके अंदर भी अंडर 1971 एमटीए एक्ट के अंदर, जैसे कि इंटरनली मदर की लाइफ अगर उस चीज़ से डेंजर में हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अलाउ करती है कि हाँ आप टर्मिनेशन करवा सकते हो। इसके अलावा सिस्टमेटिक पुश टूवर्ड्स लीगल सर्विस प्रोवाइडर, ऑब्वियसली कि अगर एक प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक से ऊपर कहीं ना कहीं जा चुकी है, तो वुमेन क्या होगा, उसको एक लीगल कोर्स लेना पड़ेगा टर्मिनेशन के लिए, जिसके अंदर क्या होगा कि उसको this slow judicial process is thus pushing her to depend on the illegal service provider। कहीं ना कहीं क्या होता है कि लीगल मैटर्स लेते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि वो चीज़ हाथ से निकल चुकी होती है। तो यही बोला गया कि हमारा जो सिस्टमैटिक पुश है वो कहीं ना कहीं इलीगल सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ इसलिए बढ़वाता है क्योंकि हमारा खुद का सिस्टम ही स्लो है। ठीक है, तो उस चीज़ पे भी हमें काम करने की ज़रूरत थी। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ एमटीपी, जिसमें सेवरल रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई कि एक बार वुमेन जब करवाना चाहती है प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स ड्यू टू द फ्यूटल अबनॉर्मलिटीज और रेप, तो इस चीज़ को भी परमिशन दी जानी चाहिए। और इसके अलावा एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा स्कोप भी है कि हम इस टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो 2015 में एक स्टडी की गई थी बाय इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स, जिसमें 10 to 13% ऑफ मैटरनल डेथ्स जो होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन किए जाते हैं। ठीक है, अनसेफ अबॉर्शन करे क्यों जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको इलीगल थ्रू से कराना होता है, उनको लीगल मैटर्स में नहीं पढ़ना होता, जो कि थर्ड हाईएस्ट कॉज है मैटरनल डेथ का इंडिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें 15.6 मिलियन अबॉर्शंस वर परफॉर्म्ड इन 2015, और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो 47 अबॉर्शंस हुए पर 100 वुमेन के अकॉर्डिंग, और जो कि एज थी 15 to 49। इसके अलावा slightly higher, fewer than 1 in 4 abortion are provided in health facilities। अगर हम एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो 67% of the countries in the world which have federal law regulating pregnancies requires authorization by at least one healthcare provider to undergo an abortion, and the World Health Organization does not specify the maximum time limit which a pregnancy should be terminated। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इससे पहले मैं आपको एक और बार इस चीज़ को बता ही देती हूँ कि ये फैक्ट्स जो है ये ध्यान में रखने हैं, जस्ट बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 10 to 13% जो मैटरनल डेथ्स हैं वो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से होती है, जो कि 14% और जो कि 14 पर 1000 वुमेन का रेशियो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है 1 in 4 अबॉर्शंस आर प्रोवाइडेड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और देशों की, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें 1 हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू अबॉर्शन के अंदर एक परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की हुई। अगर हम बात करें हाईलाइट्स के अमेंडमेंट बिल की, तो देखो एक था 1971 का और एक था 2020 में, जो कि इसी को अमेंड किया गया था, जिसमें अगर आप 12 वीक्स के अंदर अंदर अबॉर्शन करते हो तो आपको सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस लेती हो दोनों ही दिन में। अगर 12 के बाद 6 वीक्स का है अबॉर्शन, तो फिर मतलब प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर आपको एक डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी फिर से दोनों में। और इसके अलावा 20 to 24, तो जो 1971 का बिल था वो 20 वीक के बाद आपको प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कराना, टर्मिनेशन कराना नहीं करता था, जबकि यहाँ पे ये चीज़ अलाउ की जाती है इन केस ऑफ अगर वो वुमेन रेप विक्टिम है, या फिर वो वुमेन माइनर है, या फिर वो वुमेन
के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि वो प्रेगनेंसी उसके लिए सेफ नहीं है तो उसका अलाउ करता है। और अगर मोर देन 21 वीक्स की बात करें तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। बट अगर 2020 के अकॉर्डिंग अगर फ्यूटल में कोई एबनॉर्मलिटी है यानी कोई बच्चा एबनॉर्मल है तो अलाउ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो वन डॉक्टर इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ। इसके अलावा डॉक्टर रेफर टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद एक्सपीरियंस ट्रेनिंग ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की इसमें तो टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जैसे कई बार वुमेन हम लोग ऐसे मेथड्स भी अडॉप्ट करते हैं जिसके अंदर हम ताकि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाएँ। तो उस केसेस में क्या है, अगर वो मेथड्स फेल हो जाते हैं तब 20 वीक्स के अंदर अंदर टर्मिनेशन अलाउड है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट जो है उनका एक कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल बोर्ड होता है और ये बोर्ड डिसाइड करता है कि अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है आफ्टर 24 वीक्स ड्यू टू एनी फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज या नहीं। और ईच बोर्ड जो है उसमें गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिशनर, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और भी मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी कि हाँ, अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मे नॉट रिवील ओनली डिटेल्स ऑफ अ वुमन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड टू अ पर्सन अथॉराइज्ड, यानी प्राइवेसी का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और अगर इस चीज को अगर प्राइवेसी को अगर ये लोग तोड़ते हैं तो उनके लिए इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ द बिल की, ऑब्वियसली ये एक वुमेन की डिग्निटी को अपहोल्ड करता है। वुमेन की डिग्निटी का मतलब कि यहाँ पे उसका राइट है, उसकी मर्जी है कि वो इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना चाहती है नहीं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइज्ड अबॉर्शन सर्विसेज, ये अगर आप एक वुमेन को अलाउ कर रहे हो कि हाँ वो 20 वीक्स तक करवा सकती है तो यानी उसका ये राइट आ जाता है कि अगर वो चाहती है तो वो उस चीज़ को अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो करवा सकती है, एक लीगैलिटी मिल जाती है उसको। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से इस चीज़ों को देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम डेस्टिमेटाइजिंग प्रेगनेंसी आउटसाइड मैरिज, इसमें क्या है कि इसमें अप्लाइज करते हैं कि कोई अनमैरिड वुमेन या the removing of a regressive clause in 1971 Act who said that the unmarried woman could not ask for the abortion, citing the contraceptive failure for a reason, and the bill replaces the any unmarried woman or her husband with any married। अब देखो, अभी जो करंट बिल जो अमेंडमेंट लाया गया ना उसमें ये इसका मेजर की हाईलाइट यही है कि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ मैरिड वुमेन ही अबॉर्शन के लिए अप्लाई कर पाती थी जब उनका लाइक कॉन्डम या कोई भी दूसरा जो कॉन्ट्रासेप्टिव या हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ फेल हो जाती है तो ठीक है। बट अब क्या है कि एनी मैरिड वुमेन को हटा के एनी वुमेन कर दिया गया या हर पार्टनर कर दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें देखी गई हैं कि नहीं, सिर्फ मैरिड वुमेन के पास ये राइट नहीं होना चाहिए, हर वुमेन का ये राइट होना चाहिए। इसके अलावा सेफ गार्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन, इसके अलावा क्या किया गया कि अनमैरिड वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। इसके अलावा रिड्यूस maternal mortality rate. This bill increases women access to legal and safe abortion services, which in turn will reduce the maternal mortality caused by the unsafe abortion। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को एक मॉडर्नाइज तरीके से देख रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेफर साइड के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ेंगे और लोग इलीगल तरीकों की तरफ कम जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम कंसर्न्स या क्रिटिसिज्म की बात करें तो एथिकल डिलेमा, इसमें क्या है कि वंस ओपिनियंस इज ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी इज द चॉइस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन एंड अ पार्ट ऑफ हर रिप्रोडक्टिव राइट। ठीक है, ये तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी को रखना उस वुमेन का पहला राइट होता है, उसके बाद उसके किसी पार्टनर की चॉइस देखी जाती है। बट अगर हम बात करें दूसरा ओपिनियन ये है कि कहीं ना कहीं जिस लाइफ को हम जो फ्यूचर्स में एक जो बच्चा पल रहा है हम कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। तो इस चीज को इसको एक एथिकल डिलेमा की तरह देखा गया। Across the world, countries have set varying conditions and time limits for allowing abortions based on the factors of fetal viability। अब कहीं ना कहीं हमें पता है कि वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस इस चीज़ को सेट की गई हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, एक वुमेन का राइट होता है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। तो उसी चीज़ को एक इस एथिकल डिलेमा से ऊपर रखा गया, बट इसको एक क्रिटिसिज्म के अंदर जरूर काउंट किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें बियॉन्ड 24 वीक्स की, जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ 20 या 24 वीक्स तक ही हो सकता है, बट ये जो बिल है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 24 वीक्स ओनली तक ही प्रोवाइड करता है, जो कि 24 वीक्स वाला भी तब जब हमें फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिले। तो जिसका क्या मतलब है, ये इम्प्लाई करता है
कि जो टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसीज हैं ड्यू टू द रेप हैव अक्रॉस द 24 वीक लिमिट, देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस एंड द ओनली रिफ्यूज इज टू। अब कई बार क्या होता है, जैसे कुछ रेप विक्टिम्स होते हैं जिनको बाद में पता लगता है कि यस दे आर प्रेग्नेंट, तो उस केस में क्या होता है कि उनकी इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, इतना कुछ भरा हुआ होता है कि उनके 24 वीक्स तो उनको सिर्फ ये सब जानने में ही निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एक इस चीज़ का क्रिटिसिज्म है। ओके, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, टाइम फ्रेम का मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर दिया है। इसके अलावा अनक्लियर इफ ट्रांसजेंडर पर्सन, अब कई बार क्या होता है कि ट्रांसजेंडर्स भी प्रेग्नेंट होते हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर कवर होगी या नहीं, उस चीज़ को भी अनक्लियर तरीके से देखा गया। इसके अलावा अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स टू टर्मिनेट प्रेगनेंसीज, यस, लोगों का क्या है इस केस में कि ये सब एक टाइम पे इतना ज़्यादा इलीगल तरीके से होने लग गया था कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में ना अनप्रोफेशनल लोग काफ़ी ज़्यादा घुस आए थे कि हाँ, इनको बस सिर्फ एक प्रोसीजर सिखा दिया जाता था और देन वो करते रहते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में उन लोगों को बिल्कुल कोई, हम कहते हैं कि उनको कोई नॉलेज नहीं थी, कोई उनको प्रोसीजर्स का पता नहीं था स्टिल। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि वो सिर्फ एक वुमेन की लाइफ को खतरे में डालता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि इस चीज इन केसेस